कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरता हुआ आग के एक विशाल गोले जैसा एक स्पेसशिप पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उस समय साल था 1914 यानी वाइकिंग्स का युग। जैसे ही यह स्पेसशिप पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पूरा आसमान लाल रंग से भर जाता है। एक भयानक धमाके के साथ वह नॉर्वे की एक विशाल और गहरी झील के बीचों बीच आकर गिरता है। आसपास के जंगलों में मौजूद सभी जानवर डरकर भागने लगते हैं। स्पेसशिप धीरे धीरे झील के पानी में डूब जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद पानी की सतह पर दो लोग दिखाई देते हैं। दोनों ने बेहद अजीब और अत्याधुनिक स्पेस सूट पहन रखे थे। इनमें से एक था हमारी कहानी का नायक केनन। केनन बड़ी मुश्किल से अपने साथी को पानी से बाहर किनारे तक खींच कर ले आता है, लेकिन अफसोस स्पेसशिप क्रैश होने के दौरान लगी चोटों की वजह से उसका साथी मर चुका था। केनन अपने मृत दोस्त को देखकर चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ जाता है कि इस अजनबी ग्रह पर अब वह बिल्कुल अकेला है। थकान और सदमे की वजह से वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद केनन की आंख खुलती है। वह झील में तैरती हुई एक कंप्यूटर यूनिट को देखता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जब वह सिस्टम को चेक करता है, तब कंप्यूटर उसे बताता है कि आसपास कोई भी स्पेसशिप मौजूद नहीं है जो उसकी मदद के लिए आ सके। इसका मतलब साफ था, इस ग्रह से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। केनन समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे इस दुनिया के लोगों और उनकी भाषा को समझना होगा। वह अपने कंप्यूटर की मदद से एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया शुरू करता है। उस प्रक्रिया के दौरान इस ग्रह की भाषा, संस्कृति और ज्ञान सीधे उसके मस्तिष्क में डाउनलोड किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि केनन कितनी तकलीफ सह रहा है। इसके बाद वह अपने टूटे हुए स्पेसशिप के मलबे से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है। उसे एक खास तरह की बंदूक भी मिलती है। खुशकिस्मती से वह अभी भी काम कर रही थी। केनन फैसला करता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले वह अपने मृत साथी को पत्थरों से एक सम्मानजनक कब्र देता है। भले ही वह किसी दूसरे ग्रह का निवासी था, लेकिन उसकी भावनाएं बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। जंगल के बीच से चलते हुए केनन आखिरकार एक गांव के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। पूरा गांव तबाह हो चुका था। घर जल चुके थे। चारों तरफ मौत और बर्बादी का माहौल था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां किसी तलवारबाजी या युद्ध के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल दानव या जंगली राक्षस ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया हो। यहाँ तक कि गांव के पास पड़ी एक विशाल व्हेल की लाश देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि हमला करने वाला जीव कितना शक्तिशाली था। केनन को अचानक महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। कुछ ही देर में घुड़सवार योद्धाओं का एक दल उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ये थे वाइकिंग योद्धा। उनका नेता था उल्फ्रिक। उल्फ्रिक एक ही वार में केनन को बेहोश कर देता है। इसके बाद वे उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस संघर्ष के दौरान केनन की सबसे बड़ी उम्मीद भी उससे छिन जाती है। उसकी शक्तिशाली बंदूक नदी के पानी में गिरकर खो जाती है। अब उसके पास बचाव का कोई साधन नहीं बचा था। उल्फ्रिक केनन को लेकर अपने गांव वापस लौटता है। इस गांव का नाम था हीरोट। पूरा गांव विशाल लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था ताकि बाहरी दुश्मन आसानी से अंदर न आ सकें। यहीं हमारी मुलाकात होती है गांव के राजा रौथगार और उनकी बहादुर बेटी फ्रेया से। फ्रेया कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह तलवार चलाने में बेहद निपुण थी। हम देखते हैं कि वह अपने पिता के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है। उल्फ्रिक, जिसने केनन को पकड़कर लाया था, फ्रेया से विवाह करना चाहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह इस गांव का राजा बने, लेकिन फ्रेया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी नजर में उल्फ्रिक एक घमंडी और अहंकारी आदमी था। जब उल्फ्रिक बंदी बने केनन को गांव के बीचों बीच लाता है, तब सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उसके कपड़े और उसका रूप उन लोगों के लिए बिल्कुल अलग था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद उल्फ्रिक उसे पूछताछ के लिए एक झोपड़ी में ले जाता है। वह जानना चाहता था कि केनन कौन है और कहां से आया है। केनन बहुत समझदार था। वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया कि वह अंतरिक्ष से आया है तो लोग उसे पागल समझेंगे या फिर मार डालेंगे। इसलिए वह झूठ बोलता है। वह कहता है, मेरा नाम केनन है, मैं उत्तर दिशा के एक द्वीप से आया हूँ, मैं यहाँ एक ड्रैगन का शिकार करने आया हूँ। यह सुनकर उल्फ्रिक और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि केनन कोई ड्रैगन हंटर हो सकता है। उल्टा वे सोचते हैं कि शायद यह पास के तबाह हुए गांव का कोई आदमी है या फिर किसी दुश्मन का जासूस। केनन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग योद्धा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वे उसे लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं। रात होने के बाद केनन जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह एक गर्म लोहे की छड़ की मदद से अपनी बेड़ियां पिघलाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय वहां फ्रेया आती है। वह केनन के घावों का इलाज करने आई थी। फ्रेया जब उसकी आंखों में देखती है तो उसे महसूस होता है कि यह आदमी साधारण नहीं है। वह केनन से पूछती है कि क्या पास वाले गांव को उसी ने नष्ट किया है। केनन बिना किसी झिझक के कहता है कि उसका इस विनाश से कोई संबंध नहीं है,
लेकिन वह पूरी सच्चाई भी नहीं बताता। कुछ देर बाद कैनन अचानक मौका देखकर फ्रेया को धक्का देता है, फिर पहरेदार पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है। लग रहा था कि वह सफल हो जाएगा, लेकिन तभी पूरे गांव में खतरे की घंटी बजने लगती है। एक ही पल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि शायद पड़ोसी गांव का राजा गुनार अपनी सेना लेकर हमला करने आ गया है। उल्फ्रिक और उसके योद्धा तुरंत हथियार लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वे गांव के बाहर पहुंचते हैं तो वहां कोई सैनिक दिखाई नहीं देता, कोई इंसान नहीं, कोई सेना नहीं, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे के भीतर से आ रही थी एक अजीब और डरावनी गर्जना। गांव के अस्तबल में जहां घोड़े रखे जाते थे, एक भयानक जीव छिपा हुआ था। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह था मूरवेन, वही जीव जो कैनन के स्पेसशिप में छिपकर इस दुनिया तक पहुंच गया था। कुछ ही सेकंड में वह एक पहरेदार पर टूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। दानव उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। कैनन जैसे ही उस जीव को देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। वह जोर से चिल्लाता है, वह मूरवेन है, उसी को मैं ढूंढ रहा था। लेकिन उस समय कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब लोग दहशत में थे। उल्टा भागने की कोशिश करने के कारण लोग कैनन को फिर से पकड़ लेते हैं। इस बार उसे एक बड़े पत्थर से मजबूती से बांध दिया जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में डर का माहौल था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि पिछली रात हमला किस चीज ने किया था। उसी समय गांव का एक छोटा अनाथ लड़का एरिक कैनन के पास आता है। वह चुपचाप उसे रोटी खाने के लिए देता है। एरिक की मासूमियत देखकर कैनन भावुक हो जाता है। उसे अपना अतीत याद आने लगता है। अपने ग्रह पर उसका भी एक परिवार था, लेकिन मूरवेन प्रजाति के हमलों ने सब कुछ छीन लिया था। कुछ समय बाद गांव का राजा रोथगार कैनन को अपने पास बुलाता है। राजा उससे पूछता है कि पिछली रात वह किस चीज के बारे में बात कर रहा था। अब पहली बार कैनन सच बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह बेहद खतरनाक शिकारी है। यह रोशनी का इस्तेमाल करके अपने शिकार को भ्रमित करता है। इसके शरीर की चमड़ी इतनी मजबूत है कि सामान्य हथियार इससे टकराकर बेकार हो जाते हैं। फिर वह यह भी स्वीकार करता है कि यह दानव उसी की वजह से यहाँ आया है। राजा रोथगार को महसूस होता है कि कैनन सच बोल रहा है, लेकिन उल्फ्रिक अब भी उस पर भरोसा नहीं करता। वह चाहता था कि कैनन को तुरंत मार दिया जाए। फिर भी राजा रोथगार उसे एक मौका देने का फैसला करता है। कैनन उन्हें चेतावनी देता है, अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो यह पूरे गांव को खत्म कर देगा। इसके बाद एक शिकार अभियान की तैयारी शुरू होती है। कैनन भी उनके साथ जाना चाहता है। उसे एक घोड़ा दिया जाता है, लेकिन उसी समय फ्रेया उसके पास आती है। वह पिछली रात के व्यवहार के लिए कैनन को एक जोरदार मुक्का मारती है। इसके बाद सभी लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजा रोथगार, उल्फ्रिक, कैनन और कई बहादुर योद्धा। चूंकि कोई भी कैनन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, इसीलिए उसे कोई हथियार नहीं दिया गया। उस पर लगातार नजर रखी जाती है। जंगल के भीतर जाते हुए उन्हें कई भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ों पर लटकी हुई इंसानी लाशें, कटी हुई घोड़ों की गर्दनें और चारों तरफ मौत की गंध। हर कोई डर के साए में आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचते हैं। गुफा के भीतर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी को यकीन हो जाता है कि यही उस दानव का ठिकाना है। बहादुरी दिखाते हुए सभी लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो दिखाई देता है वह बिल्कुल अलग था। वह कोई एलियन दानव नहीं था, बल्कि एक विशाल और बेहद क्रोधित भालू था। भालू तुरंत उन पर हमला कर देता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वाइकिंग योद्धा अपनी तलवारों और भालों से उसका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन भालू की ताकत बहुत ज्यादा थी। लड़ाई के दौरान कई योद्धा घायल हो जाते हैं। उसी समय कैनन अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करता है। वह सही मौके पर हमला करके उस विशाल भालू को मार गिराता है। भालू के मरते ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि गांव पर हमला करने वाला यही जानवर था। राजा रोथगार कैनन की बहादुरी से प्रभावित हो जाते हैं। वह उसकी जंजीरें खुलवा देते हैं। अब कैनन कैदी नहीं रहा, वह एक आजाद इंसान था। भालू को मारने की खुशी में गांव में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। चारों तरफ खाने पीने का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे और जीत का जश्न मना रहे थे। अब कैनन भी वाइकिंग्स के कपड़ों में दिखाई देता है। गांव वाले पहली बार उसे अपने बीच स्वीकार करना शुरू करते हैं। उत्सव के दौरान छोटा एरिक उसके पास आता है। कैनन वह तलवार एरिक को दे देता है जिससे उसने भालू को मारा था। एरिक बेहद खुश हो जाता है। यहाँ तक कि उल्फ्रिक भी पहली बार कैनन की बहादुरी का सम्मान करता है। दोनों एक साथ शील्ड गेम में हिस्सा लेते हैं। धीरे धीरे कैनन गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद उसे अपना नया परिवार मिल गया है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। उसे पूरा यकीन था कि जिस जीव ने उसके ग्रह को तबाह किया था वह कोई साधारण भालू नहीं हो सकता। उत्सव के बीच वह फ्रेया को अलग ले जाकर कहता है, तुम लोग गलती कर रहे हो। भालू वह दानव नहीं था। मूरवेन अभी भी जिंदा है और वह फिर से वापस आएगा। गांव के लोग अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। चारों तरफ हंसी, संगीत और खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी समय अचानक सब कुछ बदल जाता है। अंधेरे को चीरते हुए जलते हुए तीर गांव की ओर आने लगते हैं। कुछ ही पलों में गांव का मुख्य द्वार टूट जाता है।
और उसके अंदर घुस आती है एक खूंखार सेना। इन योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा था गुनार। गुनार को यकीन था कि राजा रौतगार ने उसके गांव को नष्ट किया है। वह मानता था कि उसके परिवार और उसके लोगों की मौत के पीछे रौतगार का हाथ है, इसीलिए वह बदला लेने आया था। कुछ ही सेकंड में उत्सव का माहौल एक खूनी युद्ध में बदल जाता है। एक तरफ गुनार की सेना थी और दूसरी तरफ रौतगार के योद्धा। तलवारों की टक्कर और लोगों की चीखों से पूरा गांव गूंज उठता है। केनन भी इस युद्ध में उतर जाता है। वह फ्रेया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। युद्ध के दौरान गुनार सीधे राजा रौतगार तक पहुंच जाता है। वह राजा को जमीन पर गिरा देता है, फिर अपनी तलवार उठाकर अंतिम वार करने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी समय केनन वहां पहुंच जाता है। वह रौतगार की जान बचा लेता है। हालांकि गुनार के सैनिक उसे वहां से जबरदस्ती पीछे खींच लेते हैं। पीछे हटते हुए गुनार चिल्लाकर कहता है, मैं फिर वापस आऊंगा और अगली बार तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गुनार और उसके बचे हुए सैनिक जंगल की ओर भाग जाते हैं। उन्हें लगता था कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल के अंधेरे में उनसे भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। भागते भागते गुनार के दल का एक आदमी कुछ देर के लिए बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वह झील के किनारे पहुंचता है। तभी झील के काले पानी के भीतर हलचल होती है। अगले ही पल पानी से निकलता है मूरवेन। उससे पहले कि वह आदमी कुछ समझ पाता, दानव उसे निगल जाता है। उसकी चीख कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। इसके बाद मूरवेन गुनार के बाकी लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। एक एक करके सैनिक गायब होने लगते हैं। गुनार के लोगों को लगता है कि शायद रौतगार के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अंधेरे के बीच अचानक लाल और नीली रोशनी चमकने लगती है। मूरवेन अपने शरीर से निकलने वाली रोशनी का इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने शिकार को भ्रमित कर देता था और फिर उन्हें आसानी से मार डालता था। अब गुनार और उसके साथी बुरी तरह डर चुके थे। जान बचाने के लिए वे दोबारा हीरोड गांव की ओर भागते हैं। गांव पहुंचते ही वे चिल्लाने लगते हैं, हमें अंदर आने दो, वह इंसान नहीं है, वह कोई शैतान है। लेकिन उल्फ्रिक को लगता है कि यह गुनार की कोई नई चाल है। वह अपने तीरंदाजों को हमला करने का आदेश देता है। तभी केनन जोर से चिल्लाता है, नहीं, उन्हें मत मारो, असल दुश्मन वे नहीं हैं। केनन खुद गांव का दरवाजा खुलवाता है। गुनार और उसके कुछ बचे हुए साथी किसी तरह अंदर आ जाते हैं और तभी जंगल की सीमा पर फिर से वही लाल और नीली रोशनी दिखाई देती है। पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग सांस रोककर उस दिशा में देखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे से बाहर निकलता है मूरवेन। इस बार हर कोई उसे साफ साफ देख रहा था। उसका विशाल शरीर, उसकी लंबी और खतरनाक पूंछ, उसकी चमकती हुई आंखें और उसकी डरावनी गर्जना। अब किसी को भी केनन की बात पर शक नहीं था। सभी समझ चुके थे कि वही असली दुश्मन है। खतरे के सामने पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। अब गुनार, उल्फ्रिक और रौतगार एक ही मेज पर बैठे थे। केनन उन्हें समझाता है कि खुले मैदान में इस दानव से लड़ना आत्महत्या होगी। इसकी चमड़ी लोहे के कवच से भी ज्यादा मजबूत है और इसकी रफ्तार बिजली जैसी है। अगर इसे हराना है तो ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। इसके बाद केनन एक बड़ी योजना बताता है। वह कहता है कि गांव के प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल गड्ढा खोदा जाएगा। उस गड्ढे के अंदर नुकीले लकड़ी के खंभे लगाए जाएंगे। फिर पूरे गड्ढे को तेल से भर दिया जाएगा। जब मूरवेन उस गड्ढे में गिरेगा तब उसमें आग लगा दी जाएगी। उल्फ्रिक को यह योजना पसंद नहीं आती। उसे अब भी केनन पर पूरा भरोसा नहीं था। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लेकिन राजा रौतगार बीच में आकर उन्हें रोक देते हैं। वह कहते हैं, हम वही करेंगे जो केनन कह रहा है, उसने हमारी जान बचाई है। उसके बाद पूरे गांव में तैयारी शुरू हो जाती है। बूढ़े, बच्चे, औरतें और योद्धा सभी लोग मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। विशाल गड्ढा खोदा जाता है, तेल इकट्ठा किया जाता है, लकड़ियां जमा की जाती हैं। इस मुश्किल समय में केनन गांव का एक हिस्सा बन जाता है। राजा रौतगार सार्वजनिक रूप से उसे गांव का सदस्य घोषित कर देते हैं। युद्ध की तैयारी के बीच एक शांत पल भी आता है। एक रात फ्रेया केनन के लिए खाना लेकर आती है। दोनों आग के पास बैठकर बात करते हैं। फ्रेया उससे पूछती है कि मूरवेन आखिर कहां से आया है और वह उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कुछ देर चुप रहने के बाद केनन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है। वह कहता है, असल में हम ही खलनायक हैं। मूरवेन अपनी दुनिया में शांति से रहते थे, लेकिन हमारी सभ्यता नए ग्रहों पर कब्जा करती थी। हम नई दुनिया खोजते थे और फिर उन्हें अपना बना लेते थे। जब हम उनके ग्रह पर पहुंचे तो हमें वह जगह पसंद आ गई, इसलिए हमने वहां के मूल निवासियों को खत्म करना शुरू कर दिया। हमने पूरे ग्रह पर बम बरसाए, उनकी प्रजाति को मिटा दिया ताकि हम वहां अपने शहर बना सकें। ये कहते हुए केनन की आंखें भर आती हैं। वह आगे कहता है, एक दिन जब मैं मिशन पर बाहर था तब एक मूरवेन जिंदा बच गया था। उसने हमारी पूरी कॉलोनी पर हमला कर दिया। वह मेरे स्पेसशिप में छिप गया और जब मैं वापस लौट रहा था तब उसने जहाज के अंदर हमला कर दिया। उसी हमले की वजह से मेरा स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी हादसे में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी मारे गए। फ्रेया ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहती है। वह समझ जाती है कि केनन कितने दर्द के साथ जी रहा है। फिर वह उससे कहती है, शायद जो हुआ वह गलत था, लेकिन वह तुम्हारा फैसला नहीं था। तुम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। खुद को माफ करना सीखो। इसके बाद फ्रेया अपने परिवार की विरासत में मिली तलवार केनन को देती है। यह उसके दादा की तलवार थी।
वाइकिंग्स के लिए यह बहुत बड़े सम्मान की निशानी थी और अब पहली बार कैनन को महसूस होता है कि वह सचमुच इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। आखिरकार वह रात आ ही जाती है। पूरा गांव युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। विशाल गड्ढा तैयार था, उसमें तेल भरा जा चुका था। नुकीले लकड़ी के खंभे भी अपनी जगह पर लगाए जा चुके थे। हर योद्धा अपने हाथ में मशाल, भाला और तलवार लिए इंतजार कर रहा था। कैनन और उल्फ्रिक इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। दोनों गांव के बाहर खड़े होते हैं। उनका काम था मूरवेन को अपनी तरफ आकर्षित करना और उसे सीधे जाल की ओर ले आना। कुछ देर बाद कैनन अपनी मशाल अंधेरे की तरफ फेंकता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक अंधेरे के भीतर लाल रोशनी चमकती है। उसके बाद नीली रोशनी दिखाई देती है और अगले ही पल मूरवेन बाहर निकल आता है। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती है। वह सीधे कैनन और उल्फ्रिक की ओर दौड़ पड़ता है। दोनों अपनी पूरी ताकत से गांव की ओर भागते हैं। वे तेजी से उस पुल को पार करते हैं जो गड्ढे के ऊपर बनाया गया था। योजना के अनुसार मूरवेन को